Good morning to all. In anatomy and physiology today I will discuss about the stomach, which is taken from the unit the digestive system. आज की क्लास में हम स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस की क्लासों में हमने माउथ, टीथ, टंग, फायरिंग्स एंड ईसोफेगस के बारे में डिस्कस किया है। आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द स्टमक, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टमक, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द स्टमक इज़ अ J-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical and left hypochondriac region of the abdominal cavity. It means कि जो स्टमक होता है, जिसको हिंदी में पेट भी बोलते हैं, तो ये एक जे शेप का एक ऑर्गन्स होता है। जे शेप का एक डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंटरी ट्रैक होता है, यानी एलिमेंटरी ट्रैक का ही एक पोर्शन होता है जो कि डायलेट होता है और जे शेप का होता है। और इसकी जो स्थिति होती है या सिचुएशंस होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन्स होता है, एपिगैस्ट्रिक या फिर अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एपिगैस्ट्रिक से लेकर के कहाँ तक, हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और अम्बलाइकल के लेफ्ट में ये लगभग पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है वो 9 रीजन्स में डिवाइड होती है। उनमें से एक रीजन्स होता है हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, जहाँ पे हमारा जो जे शेप्ड स्टमक होता है वो लोकेटेड होता है या स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्टमक। इट मीन्स कि स्टमक के आसपास में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो स्थित होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फ्रंट में यानी स्टमक जो होता है, स्टमक के जो जस्ट सामने वाले पोर्शंस में लीवर का लेफ्ट लोब पाया जाता है और एब्डोमिनल वॉल पाई जाती है। एब्डोमिनल वॉल मतलब कि जो हमारे स्टमक के सबसे फ्रंट में दीवार होती हैं या फिर वॉल्स होती हैं, तो इनको एब्डोमिनल वॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियरली मतलब पीछे की ओर। पोस्टीरियरली में क्या क्या पाया जाता है, एब्डोमिनल एरोटा पाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो एरोटा होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, तो एब्डोमिनल एरोटा हमारे स्टमक के पीछे पाया जाता है। पैनक्रियाज भी स्टमक के पीछे होता है। स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड, ये सभी स्टमक के पीछे पाए जाते हैं। नेक्स्ट सुपीरियरली, स्टमक के ऊपर वाले पोर्शन में क्या क्या पाया जाता है, डायफ्राम होता है, इसोफेगस होता है एंड लेफ्ट लीवर ऑफ द लोब। ये सभी स्ट्रक्चर्स स्टमक के सुपीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियरली। इन्फीरियरली मीन्स इनसाइड। इन्फीरियरली में क्या क्या होता है कि ट्रांसवर्स कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक में पाए जाते हैं। देन आफ्टर लेफ़्ट साइड के, अगर हम स्टमक के लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो उसमें डायफ्राम होता है एंड स्प्लीन पाया जाता है। एंड द राइट साइड की बात करेंगे तो लीवर होता है एंड डिओडिनम। तो ये थे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक। इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार हम पिक्चर के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक आउटलाइन है। ये लीवर भी स्थित होता है हमारे स्टमक के सराउंडिंग एरिया पे, और ये सुपीरियर पे जैसे मैंने बताया था डायफ्राम भी पाया जाता है। और इसके अलावा पोस्टीरियर पोर्शन में जैसे मैंने बताया था ये एब्डोमिनल एरोटा, तो ये एब्डोमिनल एरोटा यहाँ पे होता है। स्प्लीन वगैरह जिनका भी मैंने ऑर्गन एसोसिएटेड में डिस्कस किया है, स्प्लीन पाए जाते हैं। और ये हमारा स्टमक होता है, ये हमारी राइट किडनी होती है, और ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम्स है, असेंडिंग कॉलम्स है, ये डिओडिनम्स है और ये जिजिनम्स है, जिनके डिस्क्रिप्शन आगे हम क्लासों में करेंगे। ये कुछ ऑर्गन्स एसोसिएटेड का पिक्चर था जिसका हमने डिस्क्रिप्शन अभी की क्लास में किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक।
यानी जो हमारा स्टमक होता है तो वो किन किन लेयर से मिलकर के बना होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द stomach is continuous with the esophagus at the cardiac sphincter and with the duodenum at the pyloric sphincters. स्टमक हमारा ऊपर साइड पे और लोअर साइड पे यानी दोनों साइड पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, जो ईच साइड पे क्रमशः डिओडिनम स्फिंक्टर्स एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कार्डियक स्फिंक्टर्स ये है जो पाया गया है, और इसके बाद ये हमारा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। तो ये स्फिंक्टर्स हमारे दोनों पोर्शन में या दोनों जगह पे पाए जाते हैं। तो स्टमक कहाँ से कंटिन्यू होता है? ईसोफेगस से कंटिन्यू होते हुए कार्डियक स्फिंक्टर से कार्डियक स्फिंक्टर्स पाया जाता है यहाँ पे, और देन आफ्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर्स लोअर साइड पे इसके पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, द लेसर कर्वेचर एंड शॉर्ट एंड द ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स होता है कि एक प्रकार का जो मोड़ होता है, तो इसमें दो प्रकार के मोड्स पाए जाते हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये ग्रेटर कर्वेचर है, जो कि एक लॉन्ग साइड मतलब काफ़ी दूर से मुड़ा हुआ पोर्शन, और ये हमारा होता है लेसर कर्वेचर, ये यानी जो छोटा सा पोर्शन मुड़ा हुआ है तो ये लेसर कर्वेशन कहलाता है। तो ये दो मोड होते हैं जिसमें लेसर कर्वेचर होता है एंड ग्रेटर कर्वेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द स्टमक इज डिवाइड इनटू द 3 रीजन्स। जो हमारा स्टमक होता है तो वो हमारे मेन 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। पहला होता है द फंडस एंड बॉडी एंड द पाइलोरस। यहाँ पे देखिए ये हमारा पोर्शन है बॉडी का, और ये ऊपर वाला पोर्शन है फंडस, और ये नीचे का जहाँ का पोर्शन है पाइलोरस। तो ये यानी ये हमारा जो स्टमक होता है वो 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड होता है। देन आफ्टर अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एट द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरस इज़ द पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। डिस्टल एंड मतलब लोअर की ओर में हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द डिओडिनम। ये एक सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है तो वो हमारे यानी स्टमक से बाहर ना जा पाए, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक के लिए ये स्फिंक्टर्स हमारा वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हेन द स्टमक इज़ इनएक्टिव द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज रिलैक्स। जब हमारा स्टमक जो होता है वो इनएक्टिव यानी हमारा वर्क पे नहीं होता है, उस समय जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। व्हेन द स्टमक कंटेन फूड इज स्फिंक्टर्स इज क्लोज। जब हमारे स्टमक में पेट में यानी भोजन होता है उस समय पे ये स्फिंक्टर्स बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्स ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक में कौन कौन सी वॉल्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द 4 लेयर्स ऑफ द टिश्यू दैट comprise of the basic structure of the alimentary canal are found in the stomach but with some modifications। यानी जो हमारा स्टमक होता है वो 4 लेयर से मिलकर के बना होता है, तो इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उससे बिल्कुल मिलता जुलता होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मसल्स लेयर। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स, an outer layer of longitudinal fibers, middle layers of circular fibers and inner layer of oblique muscles। मस्कुलर के जैसे एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था, एलिमेंट्री कैनाल जैसे इसमें भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स होता है, ऑब्लिक मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में दिखाने की कोशिश भी करेंगे। आप यहाँ पे देखिए मसल फिगर नंबर 12.19,
द मसल्स फाइबर्स ऑफ द स्टमक वॉल सेक्शन हैव बीन रिमूव टू शो द 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर्स होते हैं उनमें से देखिएगा। फर्स्ट वन देखिएगा ऑब्लिक मसल्स। यहाँ पे देखिए ऑब्लिक मतलब ही होता है तिरछा। तो ये जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं इसके जो फाइबर्स लेयर होते हैं तो वो बहुत तिरछे तिरछे पाए जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं जिनको हम सर्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं जो आउटर लेयर पे लगभग स्टमक के पाए जाते हैं। और ये हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है स्टमक होता है। और जो यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर फाइबर यहाँ भी दिखाया गया है। तो ये सर्कुलर फाइबर्स हैं जो कि हमारे स्टमक में 3 प्रकार के फाइबर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे म्यूकोसा के बारे में। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब हमारा पेट खाली होता है, द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज द थ्रोन इनटू द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड आर rugae, एंड व्हेन फिल द rugae आर iron out and surface has smooth velvety appearance. It means कि जब हमारा पेट खाली होता है उस समय पे हमारे जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं स्टमक की वो सिकुड़ जाती हैं और फोल्ड बनते हैं जिसको रुगे बोलते हैं। एंड देन आफ्टर जब ये फुल होता है तो ये आयरन आउट हो जाते हैं। आयरन आउट का मतलब होता है एक प्रकार से ये फैल जाते हैं जिसमें सरफेस क्या होता है स्मूथ हो जाता है और वॉल्वेटी अपीयरेंस आता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो सिकुड़न होती है पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ओपन ऑन टू इट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं जो कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन करते हैं, तो ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसके जस्ट नीचे पाई जाती हैं और जितना भी सीक्रेशंस होते हैं तो ये हमारे इनके सरफेस में छोड़ने का काम करते हैं। देन लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। जिन ग्लैंड्स के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं स्टमक में। ये आप एक पिक देखिएगा, ये है कलर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द स्टमक शोइंग द इनहेंस टू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो आप एक छोटे छोटे उभार से संरचनाएं देख रहे हैं ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड को इंडिकेट करते हैं और ये क्या करते हैं गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को अलाउ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक में पहुंचता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। सो व्हाट आर द ब्लड सप्लाई इन द स्टमक, यानी जो ब्लड सप्लाई होती है स्टमक में कैसे होती है। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई स्टमक बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी जो आर्टरी होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के अलावा सीलेक आर्टरी होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, गैस्ट्रो पीपियोलिक आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे स्टमक में सप्लाई करते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कौन कौन से ड्रेन आउट करके वापस लाते हैं जिनमें उनमें होता है वीनस ड्रेनेज इज थ्रू वेन्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग नेम इनटू द पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन्स होती हैं जो कि हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टमक से रिटर्न लाने का काम करते हैं। एंड सो दीज वेसल्स, तो ये वेन्स के बारे में अभी हम डिस्कस और भी करेंगे आगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक में कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं और स्टमक का फंक्शन क्या है उसके बारे में बताएंगे। स्टमक साइज इज़ varies with the volume of the food it contain which may be 1.5 लीटर और मोर इन एडल्ट। जो स्टमक का जो पेट का यानी साइज़ होता है और जो हमारा फूड का वॉल्यूम होता है जो हमने जितना खाया हुआ है तो ये लगभग सभी एडल्ट में सभी में लगभग डिफरेंट होता है, जो कि एक्सपेक्टेड लगभग 1.5 लीटर के आसपास होता है एडल्ट में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक मसल्स कंसिस्ट ऑफ चार्मिंग मूवमेंट एंड ब्रेक डाउन of bolus and mix it with the gastric juice and peristalsis wave that propel the stomach content toward the pylorus। यानी जो गैस्ट्रिक का जो एक्टिविटी होता है, जो इसके मसल्स होते हैं, तो ये जो हमारा भोजन होते हैं, जो बोलस जिसको बोलते हैं, तो इनको चार्मिंग मूवमेंट करता है, मतलब इनको मिक्स करने का काम करते हैं। और साथ में क्या करते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस के साथ इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद ये क्या करते हैं, जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट होता है, ये हमारे पाइलोरस की ओर हमारे इस कंटेंट को यानी मूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में। About 2 liters of gastric juice are secreted daily by the specialized secretory glands in the mucosa. It consists of, जो गैस्ट्रिक जूस होता है अबाउट 2 लीटर के आसपास एक हेल्दी एडल्ट में ये डेली सीक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। और इनमें क्या क्या होता है, इट में कंसिस्ट के अलावा इसमें फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस? वाटर फर्दर लिक्विफाइड दैट swallowed। इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस में वाटर पाया जाता है जो हमारे फूड को निगलने के काम आता है और लिक्विफाई करने के काम आता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी पाया जाता है और ये क्या काम करता है, एसिडिफाई द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ द स्लाइवरी एमाइलेज। जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये हमारे फूड को फूड में एसिडिटी करता है, यानी मतलब एसिड की मात्रा फूड में बढ़ा देता है। और जो स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं यानी एमाइलेज के एक्शन को ये रोक देता है। देन दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किल्ड इंजेस्टेड माइक्रोब। जो हम माइक्रोब्स खा जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, उनको ये किल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट, और स्टमक के अंदर एसिड का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और जो कि हमारी ज़रूरत है इफेक्टिव डाइजेशन बाय द पेप्सिन। जो कि जो एसिडिटी इन्वायरमेंट है वो हमारे पेप्सिन के डाइजेशन में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे म्यूकस। म्यूकस जो पाया जाता है प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय द लुब्रिकेटिंग द म्यूकस। जैसे मैंने बताया था, म्यूकस भी हमारे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होती है, म्यूकस का सीक्रेशन होता है। तो म्यूकस क्या कहता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो मैकेनिकल इंजरी होती है उसको प्रिवेंट करता है। ये कैसे करता है, हमारे जो कंटेंट होते हैं, बोलस होते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उनको ये लगातार लुब्रिकेट करके रखता है। लुब्रिकेट मतलब जो भी हम खाना खाएंगे तो उसमें से कुछ म्यूकस कुछ वाटर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है या मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स केमिकल इंजुरी बाय एक्टिंग अ बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड कोरोसिव गैस्ट्रिक जूस। मैकेनिकल के बाद ये केमिकल इंजुरी के रूप में भी ये हेल्प करता है और ये एक प्रकार से एक बैरियर बनता है स्टमक वॉल एंड कोरोसिव गैस्ट्रिक जूस के बारे में। कोरोसिव गैस्ट्रिक जूस मतलब जो एसिडिटी जो बढ़ती है, ज़्यादा एसिड जो बढ़ जाता है, तो ये एक प्रकार से बैरियर के रूप में भी हेल्प काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस के बारे में। सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इट मीन्स कि देयर इज़ ऑलवेज a small quantity of gastric juice present in the stomach even when the contain no food। पेट के अंदर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस हमेशा प्रेजेंट रहता है, या खाना हमारे पेट में हो भी या फिर ना भी हो। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दिस इज़ नोन एज अ फास्टिंग जूस। ये जो थोड़ा सा एसिड पहले से ही रहता है तो ये फास्टिंग जूस कहलाता है। सीक्रेशंस रीच इज मैक्सिमम लेवल अबाउट 1 hour आफ्टर मील, देन डिक्लाइन द फास्टिंग लेवल आफ्टर 4 hours। इट मीन्स कि खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद जो हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। उस समय जो गैस्ट्रिक लेवल होता है सबसे ज़्यादा होता है। खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद से
ये जो गैस्ट्रिक लेवल था वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। मेन हमारे 3 फेजेस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन को अलाउ करते हैं। इनमें से मेन हम बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए आपका ये सिफैलिक फेज होता है। सिफैलिक फेज ये होता है कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। और ब्रेन से रिलेटेड में जब हमको जैसे खाना बन रहा होगा, अच्छा खाना देखने पे, अच्छा खाना सूंघने पे, टेस्ट में, और साथ में अच्छा सोचने से कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसे करके जो सिफैलिक फेज में क्या होता है, वेगस नर्व हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक का सीक्रेशन अपने आप चालू हो जाता है। तो ये सिफैलिक फेज हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक फेज के बारे में। गैस्ट्रिक फेज का मतलब होता है कि हमारा जब फूड हम खाना खा लिए हैं, खाना खाने के बाद हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वो गैस्ट्रिक फेज कहलाता है। उस समय तो लगभग 1 घंटे बाद पूरा सीक्रेशंस आउट ही हो जाता है। देन आफ्टर हम इंटेस्टाइनल फेज़, ये तीसरा मेन फेज़ हम डिस्कस करेंगे, इंटेस्टाइनल फेज़। इंटेस्टाइनल फेज़ में क्या होता है कि जब हमारा भोजन इंटेस्टाइनल यानी आंत में पहुंचता है, उस समय जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइनल फेज़ में होता है। इसका मतलब हमारा जो सीक्रेशंस होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, वो हमारे 3 फेज़ में होते हैं, सिफैलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेजेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिफैलिक फेज़ के बारे में। This flow of juice occur before food reach in the stomach, and it's due to reflex stimulation of the vagus nerve initiated by the sight, smell, taste food. When the vagus nerve have been cut, this phase of gastric secretion stop. जैसे कि मैंने अभी सिफेलिक फेज में बताया कि ब्रेन से रिलेटेड है, और इसके अलावा जब हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, कोई फूड को टेस्ट करते हैं, तो हमारी जो वेगस नर्व होती है तो हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशन को बढ़ा देती है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ये गैस्ट्रिक जो वेगस नर्व्स होती है इनको काट सकते हैं या काट देंगे, तो जिसको वैगोटॉमी बोलते हैं। तो ये हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशन को स्टॉप कर देती है, यानी हम जब देखेंगे, सूंघेंगे, तो ये हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट गैस्ट्रिक फेज के बारे में बात करेंगे। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फूड, गैस्ट्रिक फेज तब काम करता है जब हमारे फूड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती हैं। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने के बाद नेक्स्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी लगभग पार्शियली गैस्ट्रिक फेजेस में ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल फेजेस के बारे में। इंटेस्टाइनल फेजेस के बारे में जैसे मैंने भी बताया था, व्हेन अ पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, two hormones secretin and cholecystokine are produced by the endocrine cells in the intestinal mucosa. इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, जैसे ही पार्शियली आधा पचा हुआ भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचती है तो 2 हार्मोन्स इसमें रिलीज होते हैं। पहला होता है सीक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। ये 2 हमारे हार्मोन्स इंटेस्टाइन से रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ होने के बाद क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द एंडोक्राइन सेल्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होता है वहाँ पे ये वर्क करने का काम करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या काम करते हैं। द स्लो डाउन द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ये जो हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशंस को स्लो कर देते हैं। गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसको स्लो कर देते हैं। इसके बाद जो स्लोइंग द एम्प्टी रेट ऑफ द स्टमक, और जो स्टमक का एम्प्टी रेट होता है उसको भी स्लो कर देते हैं। एंड द काइम इज़ द डिओडिनम बिकम्स मोर थ्रोली मिक्स इन द बाइल इन द पैनक्रियाटिक जूस। और यहीं पे क्या होता है कि जो हमारा बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है यहीं पे मिक्स होने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रेट विच इज़ द स्टमक एम्प्टी डिपेंड लार्जली on the type of the food eaten. A carbohydrate meal leave the stomach 2 to 3 hours. Protein meals longer. Fatty meals remain in the stomach longest. डिपेंड करता है स्टमक में कि आपने किस टाइप का भोजन खाया है, और उस टाइप के भोजन के अनुसार जो हमारा
पेट होता है वो खाली होता है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे आलू हो गया और हमारा चावल वगैरह हो गए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेट में 2 से 3 घंटे रुकते हैं। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो 2 से 3 से और भी ज़्यादा समय लगता है। फैट खाते हैं और भी ज़्यादा समय लगता है, यानी इनको और ज़्यादा समय तक ब्रेक डाउन होने के लिए पेट पे रुकना पड़ता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द स्टमक के बारे में। तो दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या फंक्शन ऑफ द स्टमक में इंक्लूड है। पहला है टेम्परेली स्टोरेज अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी जो हमारा स्टमक होता है तो टेम्परेली स्टोरेज प्रोवाइड करता है। टेम्परेली स्टोरेज मतलब कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा मतलब भोजन को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो स्टोरेज होते हैं इनमें क्या होता है, ये ऐसा टाइमिंग होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो मिक्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बारे में। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब होता है कि द 3 स्मूथ मसल्स लेयर इनेबल टू स्टमक टू एक्ट चर्न गैस्ट्रिक जूस एडेड टू द कंटेंट आर लिक्विफाइड टू द काइम। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है एफर्ट लगा के। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है। जो मस्कुलर लेयर होती हैं तीनों, हम स्टमक में जो मैंने बताया था, ये तीनों मस्कुलर लेयर्स जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है तो उनको बहुत अच्छे से मिक्सअप करने का काम करती है, जिसको हम एक काइम के रूप में बोलते हैं, लिक्विफाइड काइम बोलते हैं इसको, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स किया हुआ भोजन। नेक्स्ट, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड एल्कोहल। जो हमारा स्टमक होता है वो थोड़ी मात्रा में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करता है। एल्कोहल यानी जो दारू होती है, अल्कोहल होता है, उसके भी एब्जॉर्प्शन में काम करता है। एल्कोहल रेगुलेशन ऑफ द पासेज वे ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डिओडिनम। नेक्स्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है तो ये रेगुलेट करता है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट को डिओडिनम में पास होने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द काइम इज sufficiently acidify and liquefy the pylorus force small jets of the gastric content through the pyloric sphincters into the duodenum. It means कि जो हमारा काइम होता है, तो अगर काइम जैसे मैंने बताया था मिक्स भोजन होता है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ भोजन। तो इसमें क्या होता है, जब ये अच्छे से एसिडिफाई होता है, लिक्विफाई भी होता है, तो ये जो पाइलोरस होता है तो हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होता है तो पाइलोरिक इस स्फिंक्टर से हमारे डिओडिनम में जाने के लिए अलाउ करते हैं। नेक्स्ट जो स्टमक का फंक्शन होता है सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन गैस्ट्रिन, यानी स्टमक का अगला फंक्शन है ये गैस्ट्रिन नामक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।